द्वारका का ऑपरेशन है, ये न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बल्कि मैरी टाइम हिस्ट्री जब लिखी गई पूरी दुनिया में, तो एक ऐसा मार्का है जो इससे पहले ना कभी हुआ ना आइंदा कभी होगा। जो पाकिस्तान और भारत की जंग है, ये आपको पता 6 सितंबर को शुरू हुई। हमारे जो डरपोक और बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान पे हमला किया, एक ऐसा शब्द फूंड मारा जिसका भरपूर जवाब दिया गया। तो पहले ये ज़मीनी लड़ाई शुरू हुई, दोनों मुल्क की आर्मी जो थी वो आमने सामने आई, और उस दिन पाक बहरिया जो थी वो इंतज़ार में रही कि कब भारतीय बहरिया भी खुले समुद्र में आए और हम उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन अफसोस कि वो भारतीय बहरिया बाहर ना निकली अपने पोर्ट से, अपने हार्बर से, वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। 7 सितंबर का दिन शुरू होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी शामिल हो जाती है, भारतीय एयरफोर्स के, आपको पता है कितने उन्होंने जहाज़ गिराए। लेकिन उस दिन भी हम बेताबी से इस इंतज़ार में रहे पाक बहरिया के जो हमारे सेलर्स हैं और अफसर्स के, कब वो भारतीय बहरिया आए खुले समुंदर में, हम उनका मुकाबला करें। लेकिन शाम तक 7 सितंबर को इंतज़ार करने के बाद जब वो लोग ना आए मैदान में, जब तो खुले समुंदर में ना आए, तो फिर ये फैसला किया गया कि ऐसे करते हैं कि हम चलते हैं यहाँ से, न सिर्फ ओपन समुंदर में बल्कि हम जाके भारतीय पानियों में एंटर होकर उसका मुकाबला करेंगे। अच्छा। अब ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है कि यहाँ से एक पूरी आपकी फोर्स उठे और वो सैकड़ों मील का सफ़र तय करे और जाके भारत में एंटर होने के बाद उनका मुकाबला करें वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट कमांडर पाकिस्तान फ्लीट कमांडर SM अनवर साहब थे, उन्होंने ये नेवल हेडक्वार्टर से अप्रूवल ली, पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया। और फिर हमारा जो बाबर शिप था उस वक्त, PNS बाबर, ये लीडिंग शिप था, लाइट क्रूजर, ये उस पर सिंगल लाइन फॉर्मेशन में जब निकले कराची से, तो बाबर के साथ 6 जहाज़ और थे हमारे। सबसे पहले PNS खैबर था, अच्छा। खैबर के साथ PNS आलमगीर था, फिर PNS जहांगीर था, और फिर PNS शाहजहां था, PNS आलमगीर था, PNS टीपू सुल्तान था। ये 7 जहाज़ सिंगल लाइन फॉर्मेशन में कराची से निकलते हैं। देखें, एक चीज़ याद रखें, जब आप समुद्र में ऑपरेट करते हैं ना, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समुद्र की वो बिखरी हुई लहरें, रात का पिच डार्क अंधेरा, उसमें ये काफिला चलता है और ये चलता ही चला जाता है। अच्छा। और ये कोई 10, 20, 30 नहीं बल्कि तकरीबन 200 किलोमीटर का जो सफ़र है ये तय करते हैं। अच्छा। और एग्जैक्टली जाके इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनकी, उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और 10 मील दूर जाके ये स्टेशन लेते हैं एज पर प्लान, और वहाँ से फिर ये बम्बार्डमेंट शुरू करते हैं उनके उस किले के ऊपर, उस रडार स्टेशन जो कि द्वारका शहर में, द्वारका किले के ऊपर एक रडार स्टेशन था। अच्छा, क्यों ऑपरेशन प्लान किया गया और इसकी अहमियत क्या है? यूँ इसलिए कि वहाँ पे कुछ 3-4 इनके नेवल बेसिस भी हैं और एयर बेसिस भी हैं उस इलाके में। अच्छा। फॉर एग्जांपल जो उनके एयर बेसिस थे वहाँ पे बुश है, जामनगर है, नालिया है, ओखा है, ये वो बेसिस थे जहाँ से उनके एयरफोर्स के हथियारे ऑपरेट करते थे। तो ये जो रडार स्टेशन था वहाँ पे द्वारका में, ये पूरी कंप्लीट पिक्चर दे रहा था उन हवाई जहाज़ों को भी। अच्छा। और वहाँ पे जो शिप्स ने ऑपरेट करना था उनको भी मैरीटाइम पिक्चर भी वहाँ से मुहैया की जाती थी। तो प्लान ये किया गया कि अगर हम इस रडार स्टेशन को ही उड़ा दें यहाँ से, तो वो ब्लाइंड हो जाएंगे, फिर वो जो एयर पिक्चर उनको दे रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट को, वो नहीं दे सकेंगे। जब भी अपने टारगेट पे, निशाने पे पहुँचते हैं, वहाँ अपनी फॉर्मेशन में बनाते हैं ये, वहाँ से ये फायरिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा। अब अगर एक गोला मारा जाए, उसकी डिस्ट्रक्शन एरिया कितना होता है, ये बड़ा तफसीली कैलकुलेटेड है कि कितना होगा। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 200 मील का सफ़र तय करते हुए वहाँ पहुँच गए। फिर इन्होंने 1, 2, 10 नहीं बल्कि तकरीबन 50 के करीब वहाँ से गोले फायर किए उनके। अच्छा। और वो जो किला था उसको नीस्तो नबूद कर दिया, और वो जो रडार स्टेशन था उसके अपना खच्चे उड़ा दिए। अच्छा। अच्छा, उसके साथ इनके रेलवे हेडक्वार्टर्स के कुछ गेस्ट रूम थे, एक सीमेंट फैक्ट्री थी, मतलब अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन वहाँ पे की। और ये वहाँ पे इस पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद भी वहाँ मौजूद रहे। लेकिन भारतीय बहरिया की जरूरत नहीं थी कि वो बाहर निकलते और आके इनका मुकाबला करते। अच्छा, यही आपसे मैं सवाल भी करना चाह रही थी कि ऑपरेशन द्वारका की कामयाबी और भारतीय बेस की जो मुकम्मल आप जैसे तबाही उसकी बता रहे हैं, उसके बाद इंडियन नेवी का रिस्पॉन्स कैसा था? देखें, ये बड़ा एक्सपेक्टेड था और कैलकुलेटेड रिस्क था। हमें पता था कि बम्बे सबसे बहुत बड़ा उनकी पोर्ट है जहाँ पे उनका नेवल बेस भी है, वहाँ से एक्सपेक्टेड था कि शिप्स आएंगे। बट अगर आप द्वारका की बात करें, इसके बिल्कुल साथ भी उनका ओखा नेवल बेस है। उसका नाम ओखा है उस इलाके का। अब ओखा नेवल बेस में INS तलवार मौजूद था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम तलवार तो जरूर निकलेगा यहाँ से और आके हमारा मुकाबला करेगा। अच्छा। तो ना तो ओखा से वो इनका INS तलवार निकला, ना बम्बे में खड़े हुए इनके शिप्स बाहर आए। बुज़दिल दुश्मन था,
ये मुकाबला ना कर सका। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी मैं आपको बता दूं, जब भी फोर्सेस मुकाबला करती हैं, लड़ती हैं, तो पूरी नेशन उनके साथ होती है। ऐसे ही है। पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब हम अपनी सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, इस स्टोरी के पीछे पूरा पाकिस्तान था। वो जज्बा था हमारे सेलर्स का और ऑफिसर्स का, जो उस वक्त जाके भारतीय पानियों में मुकाबला कर रहे थे उनका, और उनके घर में घुस के उनका मुकाबला कर रहे थे, और फिर फतेह नसीब हुई इनको। बेशक। और दुश्मन में इतनी जुर्रत ना हुई कि कम से कम वो अपने पोर्ट से, हार्बर से बाहर ही आ जाते, आके मुकाबला करते हमारा। बट अनफॉर्चुनेटली वो ना निकल सके। अच्छा। जिसका हमें अफसोस है, क्योंकि अगर वो निकलते थे हम उनको और सबक सिखाते। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आबदोस गाजी के बारे में बात करना चाह रही थी कि ये वाहिद फर्क था जो पाकिस्तान की बहरिया को भारतीय नेवी से मुमताज़ करता था। ऑपरेशन दवारका में आबदोस गाजी का भी कोई किरदार था? जी, मैं बताता चलूँ, जो हमारे पास उस वक्त एक आबदोस थी गाजी, जिसका आपने जिक्र किया है, कमांडर करामत रियाजी साहब जो थे उस वक्त उसके कमांडिंग अफसर थे। एक्चुअली वो सबमरीन थी जिसका खौफ उन पे तारी था। अच्छा। हमारी जो सबमरीन थी वो बम्बे हार्बर के बाहर बिल्कुल तैयार बैठी थी। और ये कमांडर करामत रहमान नियाजी, जो बाद में नेवल चीफ भी बने, ये बताते हैं कि मैं इस इंतज़ार में था कि उनकी जिस तरह वो शिप्स बाहर निकलते जाएंगे, हम उनको अंडरटेक उनको करते जाएंगे और उनको तबाह करते जाएंगे। बट भारतीय बहरियों को ये पता था कि उनकी सबमरीन मौजूद है, कहाँ पे है ये नहीं उनको पता था। लेकिन वो इतने खौफजदा थे कि पूरे ऑपरेशन के दौरान, देखिए मैंने कहा 6 सितंबर गुजर गया, 7 सितंबर गुजर गया, 8 सितंबर को उनको ये पता चल गया कि पूरी पाकिस्तान नेवी के जो बड़े जहाज़ हैं वो हमारे इलाके में मौजूद हैं। लेकिन वो मुकाबला करने के लिए बाहर ना निकले, बिकॉज वो जो खौफ था, डर था उनको, वो गाजी सबमरीन का था। उस वजह से बाहर आने। अच्छा, नेवी का जो ऑपरेशन है, उसका जो किरदार है इस ऑपरेशन में, वो जंग सितंबर में जो बाकी अफवाज हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ है बरी और फ़ज़ाइया से। ऑपरेशनल वाइज भी, क्योंकि ये ऑफेंसिव मूड में रहे, तो थोड़ी तफसील हम देना चाहते हैं अपने नाजरीन को कि पाकिस्तान बहरिया को भारतीय बहरिया पर किन शोबों में ज़्यादा सबकत हासिल रही थी? देखिए, एक तो चीज़ मैं बताऊँ, या ऑपरेशन आपका ऑफेंसिव होता है, या डिफेंसिव होता है, या डिफेंसिव ऑफेंसिव होता है। यानी आपने डिफेंसिव भी करना और आपने ऑफेंसिव मोड में भी जाना है। जो भारतीय बहरिया है वो पाकिस्तान नेवी से आज भी 5 गुना ज़्यादा बड़ी नेवी है। सही। बट 65 में हमने जो ऑफेंसिव मोड में गए और अपना प्रॉपर प्लान करके ऑपरेशंस गए, और बड़ी सक्सेसफुल हमने वहाँ पे जो अपने टारगेट्स थे, जो एम और ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव किए। और वो सक्सेस जो थी वो मैं क्रेडिट देता हूँ बहुत सारे अफसर्स और सेलर के साथ साथ PNSM गाजी को भी, क्योंकि गाजी की मौजूदगी थी। अच्छा, सबमरीन के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, समुंदर में सबमरीन को तलाश करना ऐसा ही है जिस तरह छोटी सुई अगर किसी डेजर्ट में गिर जाए, बिल्कुल सुई को तलाश नहीं रेत में आप कर सकते, इसी तरह समुंदर में। लेकिन क्रेडिट पाकिस्तान बहरिया को जाता है कि चाहे वो 65 की बार हो या 71 की हो। 65 में भी गाजी ने उनको रोक कर रखा, और 71 में भी हमारा जो हंगोर थी, PNSM हंगोर, इसने उनके जो जहाज़ थे वो डुबोए वहाँ पे इलाके में। तो उन पे हमेशा से हमारी सबमरीन का खौफ रहा है। अच्छा, कंट्रेरी टू दैट, उनके पास भी सबमरीन्स हैं जो अब भी, जब भी वो पाकिस्तान वाटर में आने की कोशिश करते हैं, हमेशा पकड़ी जाती हैं। हमारी सबमरीन आज तक रिमोट नहीं पकड़ सके, जिसकी एग्जाम्पल्स आपके पास 65 की भी है, 71 की भी है। लेकिन उनकी सबमरीन जब भी आती है वो यहाँ डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा। ये बात है प्रोफेशनल नेवी की। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो नेवी के लोग हैं, दे प्रोफेशनल्स। अच्छा, दूसरा आपने बात की है कि जी वो जो जज्बा क्या था उनके पास। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ नॉट who fights it is not the man who fight the war, it is the gun behind, it is the man behind the gun। तो गन जो है वो शॉट्स तो फायर कर रही होती है, एक्चुअल उसके पीछे जो बंदा बैठा होता है उसका जो जज्बा होता है वो, और वो जज्बा क्या होता है, मैंने कहा पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है, इनका जज्बा उनके साथ साथ